नमस्कार, ये तस्वीरें हैं करनाल की, जहां पर आज हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो यहां पर थोड़ी लेट पहुंचने वाले थे, लेकिन किसानों ने रात ही एक वीडियो जारी कर दिया जाता है किसानों द्वारा कि वो 8 साढ़े 8 बजे टोल टैक्स पर इकट्ठा होंगे और सीएम का डटकर विरोध करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जो सीएम है वो पहुंचते हैं करनाल में। आज पर्यावरण दिवस पर एक पौधारोपण का जो कार्यक्रम है वो सीएम द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि किस तरह से जो डंपर है वो बीच सड़क पर लगा दिए गए हैं ताकि जो किसान हैं यहाँ पर ना पहुँच सके। पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा है। हाई दूर दूर तक देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं और कहीं भी किसान ना आ पाए, इस वजह से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल के अपडेट रहेंगे। खबर को भी साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। पुलिस प्रशासन काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचा हुआ है और अपनी ड्यूटी पे खूबी निभाते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दूर दूर तक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो तैनात किए गए हैं। आज विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था वो थोड़ा लेट जरूर था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते वो जो प्रोग्राम था पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण करना था सीएम ने, उसको लेकर वो आज जल्दी पहुँचते हैं और किसानों के कहीं ना कहीं डर के साए में आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे। अपने विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए इतनी पुलिस प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है क्या? अगर यही किसानों के साथ बैठकर बातचीत की जाए तो शायद इसका हल जल्दी निकल सकता है, लेकिन वहीं पर मौजूदा सरकार बीजेपी और किसान आपस में टकराव की स्थिति पूरी बन जाती है। वहीं पर सरकार झुकने को तैयार नहीं है, किसान झुकने को तैयार नहीं है। क्या इस तरह से सरकार चला पाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है हरियाणा सरकार के लिए, क्योंकि अगर इस तरह के कार्यक्रमों में ही हरियाणा मुख्यमंत्री को, खुद जो राजा है हरियाणा का, उसको भी अपने क्षेत्र में आने के लिए डर के साए में पुलिस प्रशासन की टीम को लगाकर आना पड़ता है, तो शायद ऐसी नाकाम सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल जरूर रहने वाला है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ही अपने विधानसभा क्षेत्र में आने से पहले इतने प्रशासन को इंतजाम किए गए तो वहीं पर हरियाणा सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल जरूर उठता है। क्योंकि अगर वो किसानों के जो 3 कानून हैं, 3 अध्यादेश हैं, जो उनको या तो बैठकर एक बार बात कर ले तभी शायद इसका रास्ता, बीच का रास्ता निकल सकता है। अन्यथा इसी तरह जो सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो चक्कर लगाती रहेगी और बिना किसी कारण यहाँ पर इतनी प्रशासन की जरूरत पड़ी रहेगी। जो प्रशासन अधिकारी, प्रशासन कर्मचारी पब्लिक की सेफ्टी के लिए होने चाहिए थे, वो आज यहाँ पर मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के लिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और चारों तरफ बड़े बड़े डंपर लगा दिए जाते हैं ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 4 की। तस्वीरों में मेरे साथ बने रहिएगा, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को लाइक और शेयर भी साथ साथ जरूर करते रहिएगा। बहुत ही शुभ घड़ी। इसके बाद पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि नगर वन पंचकुला परियोजना का भी आज इसी पावन धरा से शुभारंभ होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसी के साथ अगली परियोजना प्राण वायु देवता पेंशन योजना की घोषणा। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, जैसा कि हमारे रिमोट अधिकारियों ने और माननीय सांसद महोदय जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि कुरुक्षेत्र तीर्थ के 134 स्थलों पर पंचवटी पौधारोपण का भी आज शुभारंभ करनाल की पावन धरा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कमलों से पहुंचे हुए होने जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ इस पल को और सुनहरा बनाएं। रिमोट दबाकर कहीं ना कहीं इस परियोजना को उद्घाटन करते पंचवटी रोपण का बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। अब मैं हरियाणा के यशस्वी एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय श्री हरियाणा सरकार में हमारे युवा साथी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय वन मंत्री श्री कंवरपाल जी गुर्जर, करनाल पानीपत लोकसभा क्षेत्र के हमारे अपने सांसद श्री संजय भाटिया जी, गरुड़ा से हमारे विधायक श्री हरेंद्र कल्याण जी, हमारी करनाल की मेयर आदरणीय बहन रेणुबाला गुप्ता जी, वन विभाग एसीएस मैडम जी अनुपमा जी, वन विभाग पीसीसीएफ श्री वीएस तंवर जी,
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, श्री जगमोहन आनंद जी पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी हमारे पार्षदगण, और एक जानकारी और मैं आपको दे रहा हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में सीधा लाइव 50 से अधिक स्थानों से लोग जुड़े हैं। विभिन्न स्थानों पर जहां वृक्ष पंचवटी के वृक्ष आज जो का वृक्षारोपण हो रहा है, ऐसे स्थान हैं। और महत्वपूर्ण स्थान है पंचकुला, जहां आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ वहां भी एक बड़ा उद्घाटन, लगभग 100 एकड़ का जो वन है उसका उद्घाटन वहाँ हो रहा है। वहाँ पर जुड़े हमारे स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, विधायक श्री सुभाष सुधा जी, इनकी जानकारी मिली है। और भी हमारे विधायक अथवा अन्य सज्जनवृंद वहाँ जुड़े होंगे। सभी हमारे अधिकारीगण, सज्जनवृंद, पत्रकार मित्रों, साथियों, छायाकार मित्रों, साथियों, बहुत ही एक आज का दिन मैं इसको कहूँगा पवित्र दिन है। वैसे तो पर्यावरण का कोई दिन नहीं होता, हर सुबह जब निकलती है, हर दिन जब चढ़ता है तो पर्यावरण का द्योतक है। लेकिन चूंकि विश्व भर में जब इसकी चर्चा चली, 1972 में यूएनओ में एक ये प्रस्ताव रखा गया कि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए इसको कम करना है तो पर्यावरण को बढ़ावा देना होगा। और वो चर्चा करने के बाद 5 जून 1974 से पहली बार ये विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया है। प्रसन्नता की बात है, मुझे जानकारी दी गई है कि ज्योति सर पर स्वामी ज्ञानानंद जी भी जुड़े हैं, तो मैं स्वामी ज्ञानानंद जी को भी प्रणाम करता हूं। तो इस नाते से 5 जून 1974 पहला विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया। और तब से न केवल किसी एक देश में बल्कि पूरी मानवता जाति को उसका कल्याण करने के लिए पूरे विश्व में ये पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है। हम भी लगातार पिछले कई वर्षों से इस पर्यावरण दिवस के ऊपर कैसे वृक्षारोपण, पौधारोपण, हमने स्कूल विद्यार्थियों में भी कार्यक्रम शुरू किया था 3 साल पहले पौधगिरी नाम से, और 22 लाख विद्यार्थियों ने पहले वर्ष में पौधे लगाए थे। एक आकर्षक योजना भी उनको दी गई थी कि 50 रुपए का एक आर्थिक, जिसको कहना चाहिए एक अनुदान, एक लाभ, ये हर विद्यार्थी को हर 6 महीने के बाद दिया जाएगा। और 3 वर्ष तक 6 बार ये पैसे उसको, केवल इसलिए कि उस पौधे का संरक्षण, उसकी देखभाल, क्योंकि पौधा लगाना आवश्यक तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा आवश्यक उस पौधे की रक्षा करना है। बड़ा एक कष्टदायक पहलू है कि जितने पौधे हम लगाते हैं उनकी जो लाइफ है, जो उनकी सुरक्षा करने के बाद उनकी जो रेशियो आ रही है वो बहुत कम आ रही है। अभी मात्र 8 से 10% रेशियो आ रही है कि अगर हम 1 लाख पेड़ लगाते हैं तो 8-10 हजार ही जीवित बचते हैं, बाकी अर्ली 2 साल में, साल में समाप्त हो जाते हैं। क्यों? हम लगाते हैं शौक से, लेकिन उसके बाद में जितनी देखभाल रखनी होती है वो नहीं रख पाते हैं। तो आज के दिन ये भी हमको ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण को यदि सुरक्षित रखना है तो केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि उस पेड़ की सुरक्षा, जैसे हम अपने परिवार में एक शिशु, एक बालक पैदा होने के बाद उसकी परवरिश करना, यह हर परिवार का दायित्व होता है। तो ऐसे ही एक पौधे को लगाने के बाद उसकी परवरिश करना ताकि वो एक अच्छा वृक्ष बन सके, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस नाते से विश्व भर में ये कार्यक्रम माना कि 46 साल से शुरू हुआ, लेकिन ठीक हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, एक हमारी संस्कृति में एक उल्लेख आता है कि हम प्रकृति के पूजक हैं और प्रकृति के प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा है।
हम उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं। ठीक बताया कि हम रात को उनको छेड़ते भी नहीं हैं, उनमें भी जीवमान इकाई है वो, तो इसलिए उसको कष्ट ना हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार का विषय हमारे रंजन, क्या नाम, विकल्प रंजन, इस नौजवान ने इस कविता के माध्यम से जो उद्गार प्रकट किए, भावना से उत्प्रोत है कि हम पेड़ों को काटते हैं। अब जो शरीर नश्वर हो जाए तो उसको तो रखने का कोई उपयोग नहीं होता, जैसे हम सामान्य जीवन में करते हैं। पेड़ अगर सूख के गिर जाए, टूट जाए, उसका उपयोग तो हम करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन एक जीवित पेड़ को काटना ये एक बहुत बड़ा पाप है। तुमको इन विषयों को एक जागरूक नागरिक के नाते प्रकृति को अपनी मां मानते हुए इस ओर में आगे बढ़ना चाहिए। आज बहुत सी योजनाओं को उनका शुभारंभ किया गया है, उनका लोकार्पण किया गया है। इसमें पहली योजना कि जैसे ये मुगल कैनाल, जिसको हम कह रहे हैं कि 80 एकड़ जमीन के ऊपर वन का वृक्षारोपण करके और उसका एक शिलान्यास किया गया, उसको शुरू करने का संकल्प लिया गया है। जब इस वन की, तो उसमें मैंने कहा कि वन तो सारे अच्छे हैं, ये सारे वनों का प्रारूप 80 एकड़ में बनना भी चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा नाम जो इन सबको समेट सके अपने अंदर, ऐसा कोई नाम लाना चाहिए। तो तब जाकर के ध्यान में आया कि आजकल ये जो महामारी है, इस महामारी में जो सबसे ज्यादा हमको समस्या पैदा हुई तो हमारी इस जीवन प्राण वायु की, ऑक्सीजन की समस्या हुई। आखिर ये पेड़ ऑक्सीजन ही तो देते हैं, छाया भी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन जीवन दायिनी सबसे ज्यादा प्राणवायु ऑक्सीजन, वो इनका सबसे बड़ा उपयोग है। उसका कोई विकल्प नहीं है। बाकी चीजों का विकल्प कोई ना कोई हम खोज सकते हैं, लेकिन प्राणवायु ऑक्सीजन का कोई विकल्प नहीं है। तो तब उसमें से ये विषय अचानक कि इसका नाम क्यों नहीं हम ऑक्सीवन रखें, तो तब इसका नाम रखा गया ऑक्सीवन। यूनिक नाम है, पहले कभी हमने सुना भी नहीं कि सब पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन की कितनी कठिनाई हमको आई है। कभी पता नहीं था कि ऑक्सीजन का इतना महत्व होता है। पहले भी बीमार होते थे, अस्पतालों में जाते थे, ऑक्सीजन लगती भी थी, लेकिन थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लगती है, उसका काम आता है। अब कोरोना में हजारों लाखों टन ऑक्सीजन देश और दुनिया को जरूरत पड़ी। हमने भी हरियाणा में अस्पतालों में 300 मीट्रिक टन जो कम रही वो सप्लाई की। आज जगह जगह ऑक्सीजन के प्रबंध किए जा रहे हैं, मैकेनिकल तरीके से। मैंने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इनका प्रबंध किया गया, पीएससी लगाए गए, ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट लगाए गए, लेकिन वो सब कृत्रिम चीजें हैं, बनावटी चीजें हैं। आखिर प्रकृति को हम भूल गए। जो प्राकृतिक ऑक्सीजन को मिलती है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसी में से आज एक बहुत अच्छा एक संदर्भ बना है कि 80 एकड़ जमीन पर हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं, और उसी में से विचार आया कि केवल करनाल में ही क्यों, इसकी तो जगह जगह हर शहर में, हर गांव में आवश्यकता है। तो फिर इसके विस्तार के बारे में सोचा और तय किया है कि हर शहर में 5 एकड़ से लेकर और 100 एकड़ तक ये ऑक्सीवन लगाए जाएंगे हर शहर में। तो उस नाते से बाकी जमीन पर उस पेड़ को लगाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र की जो आमदन है पंचायतों की, वो भी बढ़ने वाली है। अब एक नया विषय कि आखिर जो पेड़, खास करके पीपल का पेड़, वट वृक्ष, जो बड़े बड़े पेड़ हैं और वर्षों तक वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, उनमें भी जैसे हमने बताया सब में एक जीव होता है, सब प्राणी होते हैं। तो ऐसे प्राणियों को, उनकी भी आयु के कारण से वो वृद्ध हो गए हैं, उनको सुरक्षित रखना ये भी बहुत जरूरी है। तो एक नई योजना हमारे
वन मंत्री जी की ये सोच है कि जैसे हम अपने वृद्धावस्था पेंशन के नाते उनका सम्मान करते हैं तो इन पेड़ों का भी सम्मान किया जाए। अभी मुझे हरेंद्र कल्याण जी कह रहे थे कि हमारे आंगन में भी एक पेड़ है जिसकी आयु 80-90 वर्ष हो गई है। तो 80-80 वर्ष 100-100 वर्ष के पेड़ हैं। वन विभाग को कहा गया कि इसकी सर्वे किया जाए। तो सर्वे करने के बाद 2500 पेड़ ऐसे हैं हरियाणा में जिनकी आयु 75 वर्ष या इससे ऊपर आ गई। उसी में से कहा कि जैसे हम वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, क्या हम प्राणवायु देवता, ये हमारे प्राणवायु देवता हैं, क्या इन प्राणवायु देवताओं को पेंशन नहीं दे सकते? दे सकते हैं। और 2500 रुपया साल की उनकी पेंशन तय कर दी है। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम ये साल की होगी 2500, ताकि उस 2500 में जो भी उसकी रक्षा सुरक्षा करे, उसकी कम से कम ग्रिलिंग करे, वहाँ पानी की व्यवस्था करे, वहाँ छाया के नीचे कुछ बेंच लगाने की व्यवस्था करनी है वो कर दें, ताकि लोग वहाँ बैठे भी। वहाँ कोई ना कोई स्थान उनको पूजन के नाते से, पीपल का पेड़ तो सामान्यतः हमारे परिवारों के सदस्य उनको पूजते हैं, तो कोई पानी से पूजने का भी स्थान बनाए। तो ऐसे पेड़ खास करके पीपल के और वट वृक्ष के ये 2500 पेड़ों की पेंशन बांधी जाती है। और ये पेंशन भी 2500 फिक्स नहीं है। जैसे हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो भी 2500 महीने की है, वो 2500 महीने की, 2500 साल की है। जैसे जैसे उसकी दर बढ़ेगी इसकी दर भी बढ़ती रहेगी। दस साल बाद ये 15 हो जाएगी। तो इस नाते से ये हमारी दूसरी योजना है। दूसरी भी, और जो तीसरी मैंने गांव की बताई है वो भी हो गई। एक जैसा पानी बचाने की बात हमारे मंत्री जी ने कही, ये भी देखे जाना है। अगर पानी हमने सोख लिया, चूस लिया जमीन में से, तो ये सूखी बंजर जमीन अगली पीढ़ी के किसी काम भी नहीं आने वाली। पानी के बिना जमीन की कोई कीमत नहीं, वैल्यू नहीं है। तो मेरा पानी मेरी विरासत में हमने धान के प्रति लोगों को जागृत किया था कि धान बोना बंद करें। धान की जगह अन्य फसलें, मक्का है, बाजरा है। पिछली बार बाजरा किया था, इस बार हमने बाजरा उसमें से निकाल दिया क्योंकि बाजरा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होने लग गया है। लेकिन कपास है, मूंग है, तिल है, चारा है, चरी है। तो ऐसी फसलें बोने से 7000 रुपया हम 1 एकड़ का हर वर्ष उनको देते हैं। ऐसी में जब आया कि भी क्यों नहीं उस जमीन पर वो पेड़ लगाएं, तो अगर पेड़ लगाते हैं तो इसके लिए और आकर्षण उसका बढ़ाया गया है कि अगर कोई पेड़ लगाएगा कम से कम 400 पौधे, और वो खास करके एग्रो फॉरेस्ट्री के ही लगेंगे, 400 पौधे दूसरे नहीं लग सकते। तो अगर एग्रो फॉरेस्ट्री कोई करते हैं तो उनको 3 साल तक 7 की बजाय 10,000 रुपया साल का दिया जाएगा। 3,000 रुपया और बढ़ा दिया उसका, ताकि फॉरेस्ट्री हो, किसान की इनकम भी बढ़ेगी, लकड़ी भी हमको मिलेगी, और फिर प्राणवायु जैसा संजीवनी ऑक्सीजन ये भी हमको प्राप्त होगी। तो इस नाते से उस योजना पर भी हमने आगे बढ़ के काम किया है। तो मित्रों, आज के दिन सब स्थानों पर जहां जहां हमारे ये कार्यक्रम सब लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगा कि अपने इन पेड़ों को लगाना और अपने परिवार के बच्चों की तरह इनकी सुरक्षा करना, और इसमें इनके प्रति श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव ये जागृत रखना, और इसकी पूजा गगन व वायु अग्नि न नीर, यही 5 तत्व है। तो भगवान इन 5 चीजों से बना हुआ एक शब्द, इन सबको भगवान मानते हैं। तो इसलिए इसके अनुकूल हम अपनी जीवन रचना को आगे बढ़ाएं, और इंसान के नाते, इंसान वैसे उसको सोशल एनिमल कहते हैं, लेकिन अगर सोशल ना रहे तो केवल एनिमल हो जाता है। सोशल हम तभी हैं जब इन मर्यादाओं का हम पालन करें और अपने भविष्य को भी हम संवारें। भविष्य को संवारने के लिए इस की चिंता करना ये बड़ा मुख्य काम है। वन विभाग को मैं एक आग्रह करूंगा विशेष तौर पर कि इन वनों को बचाने वाले, वृक्षों को बचाने वाले समाज में बहुत लोग हैं जो इसके प्रति बहुत आग्रही हैं। अभी जैसे हमने देखा वो चिपको आंदोलन जिन्होंने चलाया था, पिछले दिनों में उनका देहांत हो, सुंदरलाल जी बहुगुणा, उनका भी पिछले दिनों में स्वर्गवास हुआ है।
तो ऐसे समाज के अंदर और बहुत लोग मिलेंगे। मैं बड़ौदा गांव में जब इलेक्शन था तो वहाँ एक गांव के अंदर गया, तो एक गांव का बुजुर्ग, उसकी आयु भी कोई 80 से ऊपर थी, उस गांव के उस लोगों के जो श्रद्धा का वो केंद्र इसलिए बना कि अपने गांव में पेड़ लगाता था और पेड़ लगाने के बाद उसकी सुरक्षा करता था। उसका और कोई काम नहीं था, सामाजिक सेवा यानी पेड़ लगाना, उसकी सुरक्षा करना। तो ऐसे जो वृक्षारोपण वाले जो इस प्रकार के सेवक हैं, इनके मान सम्मान में कुछ योजनाएं शुरू करें। इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। वर्ष में बहुत कार्यक्रम होते हैं, उनके नाम से कोई हम स्कीम बना सकते हैं तो उन स्कीमों के आधार के ऊपर आगे बढ़ाएं, ताकि वन विभाग के ओर से वृक्षारोपण को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। और ये जो 3 करोड़ पौधे लगाने का आज संकल्प जी अनुपमा जी ने जो करवाया है, इसमें फिर वही मैं कहूँगा कि 3 करोड़ पौधे लगाएं, लेकिन लगाने के साथ साथ विभाग की ओर से भी उनकी रक्षा सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। ये सदम करेंगे तो आज इस पर्यावरण दिवस के ऊपर हम ये जो ऑक्सीजन का संकट आया था, इस संकट को खत्म करने के लिए हमारा जो दायित्व है उसको हम निभा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकप्रिय सांसद महोदय श्री संजय भाटिया जी को ये मोमेंट वेट करें। इसके बाद अभी हमारे बीच में नीलोखेड़ी के विधायक आदरणीय धर्मपाल गोंदर जी और इंद्री के विधायक माननीय श्री रामकुमार कश्यप जी यहाँ पर पहुंचे हैं और नेता हैं। मैं निवेदन करूंगा तंवर साहब से कि घरोंडे के विधायक आदरणीय हरविंदर कल्याण जी को ये मोमेंटो तुलसी का पौधा भेंट करें। तस्वीरों में देख रहे हैं करनाल के जो सेक्टर 4 में यहाँ पे हरियाणा मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और ब्रश से रूबरू होते नजर आ रहे हैं। ये आज विश्व पर्यावरण दिवस है, किस तरीके से लोगों को आप जागरूक करना चाहेंगे और यहाँ क्या कार्यक्रम किया? देखिए मित्रों, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस का वैसे तो हर वर्ष ही महत्व होता है, लेकिन इस वर्ष जैसा हमको एक ऐसे संकट में से निकलना पड़ा, महामारी कोरोना के कारण से जो ऑक्सीजन की कमी, इसका आभास सर्वविदित ऐसा सबको हुआ है। तो ऑक्सीजन के जो प्राणदाता है, ऑक्सीजन का जो हमारी जो प्राणवायु के प्रदाता है वो पेड़ है। पेड़ पौधे, इनको बढ़ाना, इनको सुरक्षित रखना और इनके लिए हर व्यक्ति को जागरूक करना एक बहुत बड़ा एक विषय है। इस विषय को हमने आज जनता के सामने रखा है। आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को अपील करता हूँ कि पेड़ों को लगाएं, उनको सुरक्षित रखें, ताकि हमारी प्राणवायु, ये जो ऑक्सीजन है, इसको बढ़ावा मिले, हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। सर, आज हमने कई योजनाओं की भी घोषणा की है और कुछ का शिलान्यास भी हुआ है। जैसे पहला, ये जो करनाल में मुगल कैनाल इस के क्षेत्र में 80 एकड़ भूमि पर एक ऑक्सीवन लगाया गया है। इस ऑक्सीवन को एक लोगों के आकर्षण का ये केंद्र रहेगा, लोगों के भ्रमण करने के लिए, लोगों को आने जाने के लिए, और अलग अलग प्रकार के उसमें वनों की कल्पना की गई है। 10 प्रकार के वन उसमें बनाए गए हैं। उसमें सुगंध देने वाले भी हैं, उसमें ऋषि वन जो है वो एक साधना के नाते से वो वन भी वहाँ हैं, और सुगंध देने वाले सुगंध वन भी है। ऐसे अलग अलग वनों की वहाँ कल्पना की गई है। तो इसका एक बहुत सुंदर स्वरूप करनाल के लोगों के लिए निकलेगा और ये जल्दी अब शुरू हो जाएगा और कुछ वर्षों में बनकर तैयार। आपने कहा पानी को बचाना है। अगर बात की जाए वर्षा के बाद जो पानी आता है, सभी पानी जो है नालियों में बहता है, उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि शहर में सभी जगह टाइलों वाली सड़कें बना, हर जगह टाइलें लगी हैं, कोई कच्ची जगह छोड़ी नहीं गई किसी जगह पे जा सके, रिजर्व किया जा सके। देखिए, हमको सारी चीज़ें चाहिए। पानी की रिचार्जिंग एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन साथ ही विकास भी चाहिए। तो उस विकास के नाते से समय के प्रयत्न करने पड़ेंगे कि जहाँ पानी रिचार्जिंग के लिए केंद्र बनाने, वहाँ रिचार्जिंग के बने। जहाँ आखिर नालियाँ, गलियाँ पक्की, ये भी चाहिए, वरना इस पानी के कारण से जो कीचड़ होता है फिर वही हमारी लिए एक बड़ी समस्या का कारण भी बनता है। इसलिए पानी के रिचार्जिंग के केंद्र अलग बनाए जाएंगे। पूरे हरियाणा में हमने तालाब जो हैं, पहले हमारे जो तालाब होते थे, पानी का जो इकट्ठा होता था बरसात का, उसमें रिचार्जिंग भी होती थी। अब संयोग ऐसा है कि पिछले कई वर्षों से तालाबों की सफाई नहीं होती। पहले तालाब का जो तल होता था उसको चिकनी मिट्टी जो बन जाती थी उसको निकाला जाता था, और चिकनी मिट्टी के उठाने के बाद नीचे पोरस मिट्टी निकलती थी। उस पोरस मिट्टी से पानी की रिचार्जिंग होकर के तालाब का पानी का उपयोग भी होता था, ज़मीन में पानी जाता भी था, वापस हमारे उपयोग में आता था। लेकिन कई वर्षों से इसको ध्यान नहीं दिया गया। हमने पिछले 2 वर्ष पहले एक तालाब प्राधिकरण बनाया है हरियाणा के अंदर। 14,000 तालाबों को ठीक करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी लगभग उसमें 150 तालाबों पर काम शुरू हो चुका है। जो बड़े बड़े तालाब गाँव में खास करके जो भर गए थे, ओवरफ्लो हो गए थे, गंदगी जिसमें बढ़ गई थी,
10 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ के भी तालाब हमारे हैं, जैसे महाग्राम के तालाब सब बनाए जा रहे हैं। सेकंड जो उसकी फेज़ है, उस फेज़ में लगभग 450 तालाब उनको ठीक किया जाएगा। सर, टोहाना में आज गिरफ्तारियां दे रहे हैं राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। पिछला जो घटनाक्रम हुआ देवेंद्र बबली वाला, किस तरीके से देखते हैं आप? मैंने अपील भी की है और मैं मानता हूं कि जो भी कुछ इस प्रकार के आंदोलन में वो कार्य करें, वो एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को खराब न करें, शांतिपूर्वक तरीके से करें, अहिंसा इस नाते से को ध्यान रखें। तो शांतिपूर्वक करने वाले प्रदर्शन को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसको संभालने के लिए हमें आज के भी इस कार्यक्रम को न होने के लिए किसानों ने चेतावनी दे रखी थी। सभी इलाकों को सील किया गया, अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पर लगाया गया, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई और कार्यक्रम भी 1 घंटा एडवांस देरी से था। आप भी पहले आए हैं, तो क्या लगता है कि किसानों की ये प्रशासन का काम है, प्रशासन जैसा करता है हम उसके हिसाब से ही करते हैं। तो आखिर कोई भी सुरक्षा के काम में प्रशासन की बात को सर्वोपरि मानते हैं। सर अगर विपक्ष की ब्लैक फंगस को लेकर क्या तैयारियां हैं सर? इसको लेकर क्या तैयारियां की गई है? इंजेक्शन की काफी कमी है सर। देखिए, ब्लैक फंगस जिस गति से प्रारंभ में आज से 8 दिन पहले शुरू हुआ था, अब वो काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। अब लगभग 600 के आसपास पेशेंट्स सभी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेजेस में हरियाणा में हैं, जो पिछले 3-4 दिन से स्थायी है। और विशेषज्ञों का मानना है कि ये अपने आप में नहीं बढ़ता, ये तो केवल आफ्टर इफेक्ट है कोविड की। जो लोग प्रभावित हुए उससे जो पॉजिटिव हुए उसका दवाइयों का, अन्यथा कुछ इलाज का, या जो कोमॉर्बिडिटीज़ के जो पेशेंट्स थे उन्हीं में ये आफ्टर इफेक्ट है। लेकिन अब इसका कंट्रोल हो गया है। कंट्रोल माने दवाइयाँ भी इसकी उपलब्ध हो गई हैं, जो पहले प्रारंभ में संकट था, वो दवाइयाँ आने लगी हैं। केंद्र सरकार कल भी हमको इंजेक्शन इसके मिले हैं, 8000 इंजेक्शन हमारे पास आ गए हैं और आगे भी उसकी उपलब्धि ज़्यादा बढ़ेगी, जैसा मांगे वैसे। सर, केंद्र सरकार और राज्य एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आप प्रधानमंत्री से जो मुलाकात करके आए, उनकी आंखों पे आपने चश्मा चढ़ा दिया, प्रधानमंत्री जी की आप जीवन दान ले आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सबसे आसान शिकार है, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने रहे, उन्हें आसानी से प्रधानमंत्री की योग्यता के ऊपर उनका तो बड़े बड़े भी आए तब भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। हमारे प्रधानमंत्री की योग्यता को वो कम ना समझे। हमारे प्रधानमंत्री एक दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं। हर चीज़ का मूल्यांकन वो ठीक से करते हैं, हर चीज़ की समस्याओं का हल निकालते हैं। समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए लगातार पिछले 6 साल से लगे हैं। हमारे देश को दुनिया में एक स्थान दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें देख रहे करनाल के हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर करनाल पहुँचे थे और कई परियोजनाओं का कहीं न कहीं शिलान्यास किया है और परियोजनाओं को हरी झंडी देकर उनका कार्यक्रम का आयोजन है वो किया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा पहुँचते हैं और जबकि एक कुछ देर बाद का ये प्रोग्राम था, लेकिन एक किसानों की जब एक वीडियो जारी हो जाती है कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसके चलते ही हरियाणा मुख्यमंत्री कुछ समय पहले यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर अपना जो पुलिस काम है वो कर निकलते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल की पल पल के की खबर को भी साझा शेयर करते रहिएगा। तस्वीरें देख रहे थे करनाल की, जहाँ पे हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचने जो टाइमिंग थी उनकी 11 बजे तक पहुँचना था, लेकिन उन्होंने 1 से 1.5 घंटा पहले जो प्रोग्राम है उसका आयोजन कर दिया गया। उसका कारण है कि जो किसानों द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है कि वो सुबह 8:30 बजे टोल टैक्स पर इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध करेंगे। उसको चलते प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा जो टाइम है उसको चेंज कर दिया जाता है, जिसके चलते वो 1 से 1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं और 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं, पौधारोपण करते हैं और जो तमाम नेता यहाँ पर पहुँचते हैं उनको भी कहीं ना कहीं पौधा भेंट कर उनका स्वागत करते हैं। तस्वीरें थी करनाल की पल पल के बढ़ते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।